नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में एक चकमोरना नाम का गाँव पड़ता है और इसी चकमोरना गाँव में रहने वाली रीटा देवी। रीटा देवी जो किसी गाँव के अंदर अपनी एक कपड़ा बेचने की दुकान का काम किया करती थी। दुकान अच्छी खासी चलती थी। गाँव की सारी महिलाएँ इसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आया करती थी, जिसकी वजह से इसकी दुकान से इसको अच्छी खासी कमाई भी हो जाया करती थी। अब जो रीटा देवी होती है, इसके पति की 3 साल पहले मौत हो जाती है, जिसकी वजह से घर की सारी ज़िम्मेदारी इसके कंधों पर आ जाती है। लेकिन ये महिला रीटा देवी पति के गुज़र जाने के बाद अकेलापन घर के अंदर महसूस करने लग जाती है। रीटा देवी के परिवार में इसका ससुर सुंदर सिंह होता है और इसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम आरव होता है। अब जो रीटा देवी होती है, वो इस बात को सोचने लग जाती है कि मुझे अपना अकेलापन किसी न किसी तरीके से दूर करना है। इसके पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजन होता है। राजन जो कि 10वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करता था। ये महिला उस लड़के को हर रोज़ स्कूल में जाते हुए देखा करती थी। एक दिन जैसे ही ये राजन को देख लेती है, तो ये महिला रीटा देवी सोचने लगती है क्यों ना इस लड़के राजन को अपने जाल में फँसा लिया जाए। और इस तरह से अब ये महिला रीटा देवी राजन की माँ के पास चली जाती है और उसको कहने लगती है कि मुझे अपनी दुकान पर किसी एक लड़के की ज़रूरत है, क्योंकि दुकान पर अच्छे खासे ग्राहक आते हैं। अगर तुम अपने बेटे को दोपहर के बाद मेरी दुकान पर भेज देती हो, तो मैं महीने में उसको 4000 रुपए दे दिया करूँगी। और इस तरह से राजन की माँ मान जाती है। अब जैसे ही शाम का समय होता है, तो राजन अपने घर पर आता है और राजन की माँ शीला देवी उसको कहने लगती है कि बेटा, तेरी एक पड़ोस में चाची है जिसका नाम रीटा देवी है। वह अपनी कपड़ा बेचने की दुकान का काम करती है। तू ऐसा करा कर कि दोपहर के बाद का समय उसकी दुकान पर लगा दिया कर। राजन मान जाता है और इसके बाद अगले ही दिन से जैसे ही राजन स्कूल में पढ़ाई करके आता है, तो फिर इसके बाद वह उसकी कपड़ा बेचने की दुकान पर चला जाता है। जैसे ही राजन रीटा देवी की दुकान पर जाता है, तो आज रीटा देवी बेहद खुश होती है। रीटा देवी राजन को कहने लगती है कि राजन, तुम ऐसा करना, मेरी दुकान पर काम करते-करते अपनी पढ़ाई भी कर लिया करो। अब इसके बाद राजन कहने लगता है कि तुम्हारी दुकान पर तो अच्छे खासे ग्राहक आते हैं। मैं इस समय पर जो है अपनी पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं कर पाऊँगा। अब ये महिला रीटा देवी राजन को कहने लगती है कि देखो, मैं भी काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ। तुम ऐसा करना, रात के समय मेरे घर पर पढ़ाई करने आ जाया करो। मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगी। राजन मान जाता है और इसके बाद जैसे ही रात के करीब 7 बजे के आस-पास का वक़्त होता है, तो राजन इसकी दुकान से निकलता है और अपने घर पर चला जाता है और अपनी माँ को कहने लगता है कि माँ, मुझे रीटा चाची ने अपने घर पर बुलाया है। वो मुझे पढ़ा दिया करेगी, क्योंकि वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिला है। लेकिन राजन की माँ जानती थी कि वो कैसी महिला है। अब राजन की माँ राजन को कहने लगती है कि बेटा, तुझे उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका चाल-चलन और चरित्र कुछ ठीक नहीं है। और इस तरह से थोड़ा वक़्त गुज़र जाने के बाद जैसे रात के करीब 8 बजे के आस-पास का वक़्त हो जाता है, तो फिर रीटा देवी राजन की माँ के पास फ़ोन कॉल करती है और उसको कहने लगती है कि तुम अपने बेटे राजन को मेरे घर पर भेज दो। लेकिन राजन की माँ साफ-साफ मुकर जाती है और इस तरह से आज तो राजन तो बच जाता है। लेकिन अब ये महिला जो रीटा देवी होती है, आगे भविष्य में चलकर 2 बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है, जिसके बारे में किसी को भी खबर नहीं होती है। ना तो इसका ससुर इसके बारे में जानता था और ना ही इसका बेटा आरव इसके बारे में जानता था। दिन गुज़रते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 15 नवंबर 2025। सुबह के करीब 8 बजे के आस-पास का वक़्त होता है और रीटा देवी का ससुर सुंदर सिंह अपने खेत में कामकाज करने के लिए चला जाता है। अब जैसे वो खेत में कामकाज कर रहा होता है, तो उसके पास उसका एक दोस्त भी बैठा होता है, जिसका नाम लक्ष्मण प्रसाद होता है। और उसी समय सुंदर को थोड़े से चक्कर आ जाते हैं। लक्ष्मण अपने दोस्त सुंदर को कहने लगता है कि सुंदर, तुम ये खेती-बाड़ी का कामकाज करना छोड़ दो, क्योंकि खेती-बाड़ी का कामकाज करने में तुम्हें काफ़ी परेशानी आती है। तुम ऐसा करो, कोई अच्छा-सा नौकर अपने घर में रख लो। और इस तरह से ये बात सुंदर सिंह को बड़ी अच्छी लग जाती है। थोड़ी देर के बाद सुंदर सिंह अपने घर पर आता है। अपनी बहू रीटा देवी को कहने लगता है कि बहू, देखो, मैं अपने खेत के लिए एक अच्छा-सा नौकर रखना चाहता हूँ। अब जैसे नौकर की बात की जाती है, तो रीटा देवी बेहद खुश हो जाती है। रीटा अपने ससुर सुंदर सिंह को कहने लगती है कि पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर में नौकर रहेगा, तो सारे काम ठीक-ठाक हो जाया करेंगे और वैसे भी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। इस तरह से सुंदर सिंह उसी शाम गाँव के एक लड़के के पास चला जाता है और उस लड़के का नाम चरण सिंह होता है। चरण सिंह जो कि देखने में बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का होता है। उम्र 26 साल के आसपास की होती है और चरण सिंह को सुंदर कहने लगता है कि देखो चरण सिंह, मैं अपने खेत के लिए जो है तुम्हें एक घर पर नौकर रखना चाहता हूँ। तुम खेत के सारे काम-काज कर लिया करना और मैं महीने में तुम्हें 16,000 रुपए दे दिया करूँगा। अब चरण सिंह को नौकरी की ज़रूरत होती है। चरण सिंह कहने लगता है कि ठीक है, मैं कल से ही तुम्हारे घर पर आ जाऊँगा। और इस तरह से अब ये चरण सिंह नाम का लड़का सुंदर सिंह के खेत में नौकरी का काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही अगला दिन होता है, तो सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है।
चरण सिंह अब सुंदर सिंह के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन सुंदर सिंह किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। और चरण सिंह जैसे ही इसके घर पे के दरवाजे पर दस्तक देता है, तो फिर सुंदर सिंह की जो बहू होती है रीटा देवी, वो घर का दरवाजा खोल देती है। और रीटा देवी देखती है कि उसके सामने उनका नौकर चरण सिंह खड़ा होता है। और फिर इसके बाद चरण सिंह को देखकर ये महिला गदगद हो जाती है। ये महिला सोचने लगती है कि ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम और नौजवान है, ये हमारे खेतों में भी कामकाज कर लिया करेगा, और फिर इसके बाद इसी की वजह से मेरी भी सारी जरूरतें पूरी हो जाया करेगी। और जैसे ये ख्याल इस महिला के मन में आने लगते हैं, तो ये महिला कहने लगती है कि मेरे ससुर तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन तुम घर के अंदर आ सकते हो। और इस तरह से चरण सिंह इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और फिर इसके बाद ये महिला रीटा देवी चरण सिंह से बातचीत करना शुरू कर देती है। चरण सिंह को बोला जाता है कि तुम्हें हमारे खेतों के कामकाज करने हैं, और खेतों का कामकाज करने के बाद जैसे ही तुम्हारे पास समय बच जाया करेगा, तो फिर तुम्हें घर के कामकाज भी करने पड़ेंगे। लेकिन चरण सिंह नहीं जानता था कि आगे चलकर भविष्य में ये महिला उसके साथ क्या करने वाली है। अब जैसे ही थोड़ा वक्त गुजर जाता है, तो इसके बाद सुंदर सिंह भी अपने घर पर आ जाता है। इसके बाद सुंदर सिंह चरण सिंह से मिलता है और चरण सिंह को सारे कामकाज समझा दिए जाते हैं। अब चरण सिंह सुंदर सिंह के खेत में कामकाज करना शुरू कर देता है। आखिरकार 15 दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है, 1 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। सुंदर सिंह अपनी बहू रीटा देवी को कहने लगता है कि मुझे 2 दिनों के लिए किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा, और मैं 2 दिन तक घर पर नहीं आ पाऊंगा। अब जैसे ये बात रीटा को बताई जाती है, तो रीटा देवी बेहद खुश हो जाती है। रीटा सोचने लगती है कि उसके पास अच्छे खासे 2 दिन हैं, और 2 दिन वह अपने नौकर के साथ अच्छे तरीके से गुजार सकती है। ऐसे ऐसे ख्याल रीटा देवी के मन में आने लग जाते हैं। और ये 2-4 बातें कहने के बाद सुंदर सिंह अपने घर से निकलकर अपने किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकल जाता है। जैसे ही 15-20 मिनट का वक्त गुजरता है, तो फिर चरण सिंह नौकर घर पर आता है। घर का दरवाजा खटखटाया जाता है, और फिर रीटा देवी घर का दरवाजा खोल देती है। रीटा देखती है कि उसके घर के सामने उसका नौकर खड़ा होता है, और रीटा देवी अब इस नौकर को कहने लगती है कि देखो, मेरा ससुर आज मेरे घर में नहीं है, और मेरा बेटा भी बाहर खेलने के लिए गया है। तुम घर के अंदर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें घर के सारे कामकाज समझा देती हूँ। और इस तरह से चरण सिंह इसके घर के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे चरण सिंह घर के अंदर प्रवेश करता है, तो यह महिला रीटा देवी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। घर का दरवाजा बंद करने के बाद उस लड़के चरण सिंह का हाथ पकड़ लेती है, और उसको कहने लगती है कि आज तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। चरण सिंह कहने लगता है कि आप मेरी मालकिन हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही चरण सिंह इस बात से मुकर जाता है, तो ये महिला चरण सिंह को धमकी देने लगती है। धमकी देते हुए उसको कहने लगती है कि अगर तुमने मेरे साथ वक्त नहीं गुजारा, तो फिर इसके बाद मैं यहीं पर चिल्लाना शुरू कर दूंगी, और पड़ोसियों को यहाँ पर इकट्ठा कर लूंगी। इसके बाद पड़ोसी जन तेरा क्या हाल करेंगे, इस बात के बारे में तू नहीं जानता है। अब ये जो लड़का होता है चरण सिंह काफी डर जाता है। चरण सिंह सोचने लगता है कि ये महिला तो कुछ भी कर सकती है, और इस तरह से ये महिला इसका फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाती है। अब चरण सिंह चुपचाप खड़ा रह जाता है। ये महिला उसका हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे के अंदर ले जाती है, और फिर कमरे के अंदर ले जाने के बाद ये महिला रीटा देवी इसके साथ गलत काम करना शुरू कर देती है। और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक इस महिला रीटा देवी का मन चरण सिंह से नहीं भर जाता है। और चरण सिंह के साथ जब ये काम कर लिया जाता है, तो फिर इसके बाद ये महिला चरण सिंह को कहने लगती है कि जब भी अब मैं तुम्हें अपने घर पर बुलाऊंगी, तुम्हें आना पड़ेगा। चरण सिंह वहां पर मजबूर हो जाता है। चरण सिंह को यह धमकी दी जाती है कि अगर तू मेरे घर पे नहीं आया, तो फिर इसके बाद मैं तुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल में भी डलवा सकती हूँ। जैसे ही ये धमकी इसको दी जाती है, तो चरण सिंह वहां पर मजबूर हो जाता है। और जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है, तो इसके बाद चरण सिंह को खेत में भेज दिया जाता है। इसके बाद ये महिला रीटा देवी अपनी दुकान पर चली जाती है, अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन आगे भविष्य में चलकर चरण सिंह के साथ इससे भी बहुत बड़ा और भयानक कांड होने वाला था। आखिरकार दिन गुजरते चले जाते हैं, और एक तारीख आ जाती है 28 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है, और ये महिला रीटा देवी अपने घर से निकलती है और अपनी दुकान पर कामकाज में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर के बाद इसकी दुकान पर कुछ ग्राहक भी आते हैं, और वो ग्राहक कपड़ा खरीदने के बाद अपने अपने घरों पर लौट जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद इसकी एक पड़ोसन जिसका नाम आरजू देवी होता है, वो इसके पास कपड़ा खरीदने के लिए आती है। आरजू देवी इसकी अच्छी खासी सहेली होती है, और ये महिला रीटा देवी आरजू को अपनी सारी बातें बता दिया करती थी। थोड़ी देर तक ये दोनों महिलाएं आपस में बातचीत करती रहती है। तभी आरजू देवी रीटा को कहने लगती है कि रीटा, तू बहुत ही खुश रहती है, आखिर तेरी खुशी का राज क्या है? तू तो जानती है कि मेरे पति तो विदेश में रहते हैं, जिसकी वजह से मैं काफी परेशान रहती हूँ। अब रीटा देवी अपनी सहेली आरजू देवी को कहने लगती है कि देखो, हमने तो एक नौकर को रख रखा है,
और वो नौकर हमारे खेतों का कामकाज भी करता है, हमारे घर के छोटे-मोटे कामकाज भी करता है और साथ में वह मेरा भी काम चला देता है। अब जैसे ये महिला आरजू देवी को सारी बातें कहती है तो आरजू देवी का माथा ठनक जाता है। आरजू देवी कहने लगती है कि तू अपने नौकर के साथ समय गुजारती है। तभी रीटा देवी कहने लगती है कि इसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अब आरजू देवी भी सोचने लग जाती है कि अगर मैं भी इसके नौकर के साथ अपना थोड़ा-सा वक़्त गुज़ार लेती हूँ, तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। आरजू देवी साफ-साफ शब्दों में रीटा देवी को कहने लगती है कि रीटा, तुम जो तुम्हारा नौकर है, मैं उसके साथ तो थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारना चाहती हूँ। अब जैसे रीटा देवी को ये बातें कही जाती है, तो रीटा कहने लगती है कि चलो कोई भी बात नहीं है, मैं उससे बातचीत करके देखती हूँ। लेकिन आरजू कहने लगती है कि मेरे घर पर मेरी सासू रहती है और वो मुझ पर बाज की तरह नज़र रखती है। ये काम मेरे घर में तो नहीं हो सकता है। लेकिन रीटा देवी कहने लगती है कि ये सारा काम आज रात मेरे घर में होने वाला है। अब आरजू देवी कहने लगती है कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा बेटा आरव रहता है और तुम्हारा ससुर सुंदर सिंह भी रहता है। उन दोनों के रहते हुए ये काम नहीं हो सकता है। इसके बाद रीटा कहती है कि जैसे ही मैं तेरे पास रात के समय फ़ोन करूँगी, तू मेरे घर पर आ जाना। बाकी की बात सारी मैं सँभालने वाली हूँ। और इस तरह से इन दोनों महिलाओं की योजना बनकर तैयार हो जाती है। आखिरकार आरजू अब इससे कुछ कपड़े खरीदती है और कपड़े खरीदने के बाद अपने घर पर चली जाती है। आरजू देवी भी सोचने लगती है कि उसके भी इच्छाएँ, जो उसके अरमान हैं, वो सारे पूरे होने वाले हैं। अब रीटा देवी सोचने लगती है कि धीरे-धीरे करके जैसे ही शाम का समय होगा, तो फिर शाम के समय उसको अपने काम को भी अंजाम देना है। अब जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, तो आज जो रीटा देवी होती है, अपनी दुकान को रात के 7:30 बजे के आस-पास ही बंद कर देती है। और फिर जैसे दुकान बंद कर दी जाती है, तो फिर ये महिला पास के ही एक मेडिकल शॉप पर चली जाती है। मेडिकल शॉप पर जाने के बाद वहाँ से कुछ नींद की दवाइयाँ खरीदी जाती है। और फिर जो दुकानदार होता है, उसको अच्छे खासे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं और फिर ये दुकानदार इसको कुछ शक्तिवर्धक टैबलेट भी दे देता है। और ये सब कुछ सामान खरीदने के बाद रीटा देवी अपने घर पर चली जाती है। घर पर जाने के बाद शाम का खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद उस खाने के अंदर नींद की दवाइयाँ मिला दी जाती है और फिर ये खाना अपने ससुर सुंदर सिंह को खिलाती है और अपने बेटे आरव को भी खिला देती है। जैसे ही आधे घंटे का वक़्त गुज़र जाता है, तो फिर ससुर सुंदर सिंह को भी गहरी नींद आने लग जाती है और इसके बेटे आरव को भी अच्छी खासी गहरी नींद आने लग जाती है। रात के करीब 9 बजे के आस-पास का वक़्त हो चुका होता है। रीटा देवी देखती है कि उसके जो परिवार के सारे सदस्य हैं, वो गहरी नींद में सो चुके होते हैं। अब रीटा देवी अपनी सहेली आरजू के पास फ़ोन कॉल करती है। आरजू को बताया जाता है कि तू जल्दी से मेरे घर पर आ जा। और इसके बाद 10 मिनट का वक़्त गुज़र जाने के बाद आरजू देवी भी रीटा देवी के घर पर आ जाती है और फिर ये दोनों सहेलियाँ घर के अंदर बैठ जाती हैं। रीटा देवी उसी समय अपना फ़ोन उठाती है और अपने नौकर चरण सिंह के पास फ़ोन कॉल करती है। चरण को बोला जाता है कि तुम्हें इसी समय मेरे घर पर आना पड़ेगा। अगर तुम मेरे घर पर नहीं आते हो, तो फिर मैं तुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें जेल भी करवा सकती हूँ। चरण सिंह को जैसे ये बातें कही जाती है, तो चरण सिंह अपने घर से तुरंत बाहर निकलता है और फिर इसके बाद वह इन दोनों के घर के सामने आ जाता है। घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। रीटा देवी घर का दरवाज़ा खोल देती है और फिर इसके बाद ये दोनों ही औरतें इस लड़के चरण सिंह को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती हैं और फिर इस तरह से चरण सिंह के साथ वही गलत काम करना शुरू कर दिया जाता है। ये दोनों औरतें तब तक इस गलत काम को करती हैं जब तक इनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन आज की रात रीटा और इस महिला आरजू देवी की कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। अब रीटा देवी सोचने लगती है कि मुझे इसको कुछ दवाइयाँ देनी पड़ेगी और इस तरह से रीटा देवी तुरंत अपनी रसोई के अंदर जाती है। रसोई के अंदर से एक गिलास के अंदर दूध निकाल लिया जाता है और उस दूध के अंदर 2 शक्तिवर्धक टैबलेट भी मिला दी जाती है और ये सब करने के बाद वो दूध इस लड़के चरण सिंह को पिलाया जाता है। चरण सिंह मना करता रहता है, लेकिन ज़बरदस्ती दूध पिला दिया जाता है और फिर से ये दोनों महिलाएं इस चरण सिंह के साथ वही गलत और गंदा काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन फिर भी रीटा का मन नहीं भरता है। रीटा देवी सोचने लगती है कि अब तो इसको 4 शक्तिवर्धक टैबलेट देने में ही फ़ायदा है और इस तरह से अब रीटा देवी अपनी रसोई के अंदर फिर से जाती है। 1 गिलास दूध का लिया जाता है और उस दूध के गिलास में 4 शक्तिवर्धक टैबलेट मिला दी जाती है। ये सब कुछ मिलाने के बाद रीटा देवी अब इस चरण सिंह नौकर को वो दूध का जो गिलास है ज़बरदस्ती पिला देती है। कम से कम 20 से 25 मिनट का वक़्त गुज़र जाता है और इतना वक़्त गुज़र जाने के बाद चरण सिंह को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। चरण सिंह की सांसें फूलने लग जाती हैं और देखते ही देखते चरण सिंह की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ ये दोनों औरतें लगातार इस बात को देखती रहती हैं और थोड़ी देर के बाद जो चरण सिंह होता है, उसका जो शरीर होता है वो काम करना बंद कर देता है और फिर जैसे ही ये महिलाएं इस चरण सिंह को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखती हैं, तो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इस लड़के के साथ क्या हो गया है।
इसके बाद रीटा देवी और आरजू देवी दोनों इसके हाथ पैर को हिलाकर देखती है, लेकिन लड़के चरण सिंह के हाथ पैर नहीं हिलते हैं। अब दोनों औरतें इस बात को सोच लेती हैं कि शायद लड़का मर चुका है या अपना दम तोड़ चुका है, और वास्तव में हुआ भी यही होता है। अब जैसे ये दोनों औरतें इस मृत शरीर को यानी चरण सिंह के मृत शरीर को अपने बेड पर पड़ा देखती हैं, तो इनके होश उड़ जाते हैं, इनके तोते उड़ जाते हैं। ये दोनों औरतें सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर इसकी लाश का क्या किया जाए, और इस तरह से रीटा देवी आरजू को कहने लगती है कि आरजू आज रात ही इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। इस तरह से दोनों औरतें वहां पर बैठकर प्लान बनाना शुरू कर देती है। उसी समय ये रीटा देवी अपने घर में कोई धारदार हथियार देखना शुरू कर देती है, और इसके हाथ के अंदर एक धारदार हथियार आ जाता है। उस धारदार हथियार के साथ चरण सिंह की लाश के टुकड़े कर लिए जाते हैं। चरण सिंह की लाश के टुकड़े करने के बाद इसकी लाश को 2 बोरियों में भर लिया जाता है, और ये सब काम करने के बाद जो रीटा देवी होती है वो आरजू को कहने लगती है कि देखो, हमारे घर के अंदर मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है और पास में साइकिल भी खड़ी हुई है, लेकिन मोटरसाइकिल मुझे चलानी नहीं आती है। हम दोनों ऐसा करते हैं, इसकी लाश को साइकिल पर रखकर तालाब के किनारे पर ले जाते हैं और इसकी लाश के टुकड़ों को तालाब के अंदर फेंक कर आते हैं। इस तरह से दोनों ही औरतें अब इसकी लाश के टुकड़ों को साइकिल पर रख लेती हैं। साइकिल पर रखने के बाद ये दोनों औरतें ही साइकिल को लेकर तालाब की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। जैसे थोड़ी दूरी तय कर ली जाती है, तो उसी बीच गांव का एक किसान अपने खेतों की तरफ से लौट रहा होता है। उस किसान का नाम सूरज होता है, और सूरज की नज़र जैसे इन दोनों औरतों पर पड़ती है, तो सूरज ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये दोनों औरतें रात के अंधेरे में साइकिल पर क्या ले जा रही है। सूरज इन दोनों महिलाओं के पास आ जाता है। सूरज इन दोनों महिलाओं को पूछने लगता है कि तुम इस समय साइकिल पर क्या ले जा रही हो। अब जैसे सूरज इन दोनों महिलाओं से सवाल जवाब कर रहा होता है, तो ये दोनों महिलाएं डर जाती हैं। इन दोनों महिलाओं के माथे पर पसीना आने लग जाता है, और जब सूरज कुमार इस साइकिल पर अपनी टॉर्च मारता है, तो फिर सूरज कुमार के होश उड़ जाते हैं। सूरज कुमार देखता है कि साइकिल पर कुछ बोरी के अंदर रखा हुआ था, और उस बोरी के अंदर से खून की कुछ बूंदें टपक रही होती हैं, और फिर खून की बूंदों को देखकर सूरज घबरा जाता है। सूरज चिल्लाना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है। शोर मचाकर चिल्लाकर पड़ोसियों को जमा कर लेता है, और जैसे पड़ोसी जन सूरज के पास आते हैं, तो सूरज कहने लगता है कि ये दोनों औरतें इन बोरियों के अंदर कुछ ले जा रही होती हैं। और फिर इसके बाद पड़ोसी जन इन महिलाओं को वहीं पर पकड़ लेते हैं, और जब बोरियों को खोलकर देखा जाता है, तो पड़ोसी जनों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद सूरज कुमार खुद से ही नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर फोन कॉल करता है। करीब आधे पौने घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है, और इसके बाद पुलिस चरण सिंह के लाश के टुकड़ों को बरामद करती है, और फिर इन दोनों महिलाओं को मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों महिलाओं को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, और जब महिला पुलिस दरोगा इन दोनों महिलाओं की खूब जमकर पिटाई करती है, तो फिर इसके बाद ये दोनों औरतें तोते की तरह बोलना शुरू कर देती है। रीटा देवी और साथ में आरजू देवी, ये दोनों अपनी पूरी पोल पट्टी पुलिस के सामने खोलना शुरू कर देती है। रीटा देवी कहने लगती है कि हमने अपने नौकर के साथ बहुत गलत काम किया था, और फिर जैसे ही वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो फिर उसको हमने कुछ टैबलेट खिला दी थी, जिसकी वजह से मौके पर उसकी मौत हो जाती है। और फिर उसकी लाश को दफनाने के लिए हम तालाब की तरफ जा रहे थे, तभी पड़ोसी सूरज ने हमें देख लिया। और इस तरह से जैसे ये दोनों औरतें अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेती हैं, तो फिर पुलिस इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाती है। इसके बाद पुलिस रीटा देवी और आरजू देवी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है, लेकिन ये बात भविष्य घर में छिपी है कि आखिरकार जज साहब इन दोनों महिलाओं को क्या सजा सुनाने वाले हैं। और इस तरह से इन दोनों औरतों ने एक भोले भाले नौकर की जान तक ले ली थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।